Good morning, friends. So, welcome to the prelims booster session. First of all, a very happy Independence Day to all of you. So, let's start the session with the first topic प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये टॉपिक हमारे गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने अभी तक एमओयू नहीं साइन किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री से, जिसके लिए जो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो एक तरह से आगे चलाया जाएगा। तो स्टेट्स ने कुछ कंसर्न्स रेज़ किए हैं, वो कंसर्न्स के बारे में हम देखते हैं। तो जो एमओयू जो साइन किया जाएगा उसमें स्टेट्स और यूटीज़ को अपनी पार्टिसिपेशन की विलिंगनेस दिखानी है इस पीएम ऊषा स्कीम के अंदर। और उन्हें जो है क्या दिक्कत हो रही है, वो कह रहे हैं कि 40% जो बजट है वो कंट्रीब्यूट करने को उनको इस स्कीम के अंदर कहा जा रहा है, जो कि आपके नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, आपको पता ही है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की रिक्वायरमेंट होती है, 60% सेंटर डालता है, 40% स्टेट्स डालते हैं। और ये स्कीम के अंदर जो है हायर एजुकेशन जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब इसमें एडिशनली कोई भी और फंड्स जो हैं स्टेट्स को नहीं मिलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो स्टेट्स को इससे थोड़ी जो है प्रॉब्लम हो रही है। ये एमओयू ये भी कहता है कि स्टेट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक अक्रेडिटेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो हैं वो करें। ठीक है। तो अब हम देखें अगर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में, तो ये जो स्कीम है ये एक्चुअली पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम होती थी। उसी को ही जो है लॉन्च करके प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम की गई है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसके अंदर जो है फोकस रहेगा वो है आपका इक्विटी, एक्सेस और इंक्लूजन के ऊपर। बेसिकली आपके इक्विटी इनिशिएटिव्स जो है लॉन्च किए जा रहे हैं, और आपके जेंडर इंक्लूजन पर फोकस रखा जाएगा ताकि जो है अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। फिर आपकी जो है क्वालिटी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस के ऊपर भी फोकस है ताकि सिंगल स्ट्रीम जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टीपल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट किया जा सके। फिर आपकी जो एक्रेडिटेशन के ऊपर फोकस रखा जाएगा कि जो है हायर स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन को मीट भी कर सकें और मेंटेन भी कर सकें जो है आपके जो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। और डिजिटल लाइब्रेरीज़ बनाना, लैंग्वेज को पॉपुलराइज़ करना लर्निंग के लिए, और ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को भी चलाना, ये सब भी जो है इसमें फ़ोकस रहेगा। अब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको इंडस्ट्री के साथ और जो है मार्केट के साथ भी लिंक किया जाएगा ताकि जो है स्किल्स, इनोवेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर भी फोकस रखा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुबोनिक प्लेग या ब्यूबोनिक प्लेग। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना के नदर्न रीजन में इनर मंगोलिया के रिसेंटली 2 केसेस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये ब्यूबोनिक प्लेग है क्या? एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स को अफेक्ट करता है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है ये? येरसीनिया पेस्टिस। ठीक है। तो ये जनरली फ्लीज के थ्रू स्प्रेड होता है। ये ब्यूबोनिक प्लेग को हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। और भी कई तरह के होते हैं प्लेग, जैसे कि सेप्टिसेमिक प्लेग जो कि जिसमें कि इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है। एक होता है न्यूमोनिक प्लेग जिसमें कि लंग्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में इसमें हाई फीवर हो जाएगा, चिल्स होंगे, एब्डोमेन में पेन होगा, आर्म्स में, लेग्स में पेन होगा, हेडेक होगा, लार्ज या स्वॉलन लम्प्स होंगे लिम्फ नोड्स में, पस भी निकलती है कई बार। ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? जो फ्लीज, रॉडेंट्स और अदर एनिमल्स पे बैठती हैं उस वो ही जो है ये प्लेग को स्प्रेड करती हैं। ठीक है। और ये ह्यूमंस में और एनिमल्स में जो है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लीज के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है। और ये एनिमल्स और पीपल में मतलब एक तरह से ये जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक, इसको हम एंटीबायोटिक्स से क्योर भी कर सकते हैं। अगर इसको क्योर ना किया जाए तो ये फेटल भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल, जिसमें कि पैसेंजर्स को एजुकेट किया जाएगा कि वो कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में जब वो मेट्रो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो डेली कम्यूटर्स को जो है ये बताया जाएगा कि वो कैसे एवरेज अमाउंट ऑफ CO2 जो है एमिशंस को डिक्रीज़ कर सकते हैं सिंपली जस्ट वो मेट्रो में ट्रैवल करके। और ये जो अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो रोड बेस्ड मोटर व्हीकल्स के कंपैरिजन में कैलकुलेशन की जाएगी उसकी। और लोगों को जो है कम्यूटर्स को जो है एजुकेट किया जाएगा, परसुएड किया जाएगा कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड जैसे कि मेट्रो का वो इस्तेमाल करें। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिशन लाइफस्टाइल का ही जो है ये एक पार्ट है, उसी के इन लाइन ये एक ऑब्जेक्टिव है। अब कौन इस फीचर को अवेल कर सकता है? जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं QR बेस्ड टिकट से
और जो लोग ऑफ कोर्स मोबाइल टिकट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मेट्रो में, और उनको जो है ये एक तरह से ये फ़ीचर का जो है वो अवेलेबल होगा। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च कौन कर रहा है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब मिशन लाइफ भी देख लेते हैं। तो इंडिया का ये ग्लोबल मास मूवमेंट है इंडिविजुअल और कम्युनिटी एक्शन को जो है नज करने के लिए, ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें। पीएम मोदी ने 26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में ग्लासगो में इसको लॉन्च किया था नवंबर 2021 में। और ये P3 मॉडल पर चलता है। P3 मॉडल मतलब प्रो प्लैनेट पीपल। ये इंडिविजुअल्स को नज कर रहा है कि वो प्रैक्टिस कर सके सिंपल येट इफेक्टिव एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शंस, और इंडस्ट्रीज़ को इनेबल कर रहा है और मार्केट्स को इनेबल कर रहा है कि वो चेंजिंग डिमांड के साथ जो है वो स्विफ्टली जो है उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, रिन्यूएबल्स के ऊपर फोकस रख सकें। गवर्नमेंट की पॉलिसी को और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करता है ये मिशन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आदित्य L1 मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 जो है वो अपने स्पेस पोर्ट पर पहुंच चुका है श्रीहरिकोटा में। तो आदित्य L1 मिशन जो है वो PSLV XL लॉन्च व्हीकल के थ्रू जो है लॉन्च किया जाएगा। और इसको L1 लैग्रांज पॉइंट जो है सन और अर्थ के सिस्टम का, वहाँ पर 1.5 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ जो है वो प्लेस किया जाएगा। इसकी मेजर एडवांटेज ये होगी कि ये सन को बिना किसी ऑकल्टेशन या एक्लिप्स के जो है वो कॉन्टिन्यूसली व्यू कर पाएगा। इसमें 7 पेलोड्स हैं जो कि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन द कोरोना को जो है ये ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ये स्पेस वेदर को जो है अंडरस्टैंड करेगा, और कौन से जो है सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस चलते हैं अलग अलग लेयर्स ऑफ सन पे, उसको जो है ये जो है वो स्टडी करेगा, आइडेंटिफाई भी करेगा। तो ये लैग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो बेसिकली लैग्रांज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है दो लार्ज बॉडीज़ के बीच में, जहाँ पर जो दो लार्ज बॉडीज़ की ग्रेविटेशनल पुल होती है वो एक दूसरे को काउंटरएक्ट करती है, मतलब वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो वहाँ पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो वो बिना फ्यूल के वहाँ पर टिका रह सकता है बहुत लंबे टाइम तक, बिकॉज उसको दोनों ही जो है वो ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रही है अपनी तरफ। तो बेसिकली वो एक बैलेंस पोजीशन पर पहुंच गया है। ठीक है, तो L1 पॉइंट जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, और वो ऐसा स्पेस है जहाँ पर हमको सन का ऑल टाइम क्लियर व्यू मिलता रहता है बिना किसी ऑकल्टेशन और एक्लिप्स के। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टीरियो स्पेसक्राफ्ट। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा का सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी ए स्पेसक्राफ्ट जो है वो अपना फर्स्ट अर्थ फ्लाई बाय मार रहा है धीरे जो है लगभग 17 साल बाद अपने लॉन्च के। तो ये स्टीरियो स्पेसक्राफ्ट है क्या, ये 2006 में लॉन्च किया गया था सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट। ये दो स्पेसक्राफ्ट थे एक्चुअली, स्टीरियो ए और स्टीरियो बी, और ये फर्स्ट एवर स्टीरियोस्कोपिक व्यू दे रहे थे सन का। ठीक है, तो ये 180 डिग्री सेपरेटेड हैं अपने ऑर्बिट्स में, और ये हमको फुल स्फेयर इमेज देते हैं सन की। और ये अपने जो है व्यूज जो है इसका जो व्यू होता है वो नासा की और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो है वो ऑब्जर्वेटरीज जो है वो उसको सिंथेसाइज करती हैं। और हमारे साइंटिस्ट को ये हेल्प करता है कि कैसे कोरोनल मास इजेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के आसपास जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, और हमारे अर्थ को कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड को हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जो है वो जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं येलागिरी हट शेल्टर्स। ये सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लगभग 200 साल पहले 200 मलयाली ट्राइब्स पीपल जो है उन्होंने क्ले हट्स बनाए थे येलागिरी हिल पे, जो कि अभी नदन तमिलनाडु में है। तो मलयाली पीपल जो थे मलायाली पीपल जो थे वो अपर नीलावुर रीजन ऑफ येलागिरी में जो है वो सेटल हो गए थे। उन्होंने सिंपल 1 रूम स्ट्रक्चर्स बनाए जो कि 16 बाय 22 फीट की जो है वो मेजरमेंट के थे। और ये ड्राई बैम्बू लीव्स से जो है शेल्टर्स बनाए गए थे। ठीक है, इसको वैक्स कर दिया गया था काउ डंग से, ताकि मानसून सीजन में जो है पानी ना आए। और ये हट जो है एक्चुअली लोगों के रहने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसको धीरे धीरे स्टोरेज स्पेस में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये मलयाली ट्राइब क्या है, तो ये मलाई इसमें मतलब होता है हिल, और याली मतलब लोग। तो ये तमिलनाडु के हिली रीजन्स में रहने वाली ट्राइब है। इनको कोई स्पेशल एंशियंट ट्राइब का स्टेटस तो नहीं है, बस ये बेसिकली तमिल लोग थे जो कि प्लेन से हिल्स में जो है माइग्रेट हुए थे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तंपारा लेक। ये टॉपिक भी आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ईस्टर्न जोन ने कहा है उड़ीसा गवर्नमेंट को कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है तंपारा लेक पर उसको रोके, वो उसके आगे उसको बढ़ने ना दे। तो तंपारा लेक जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट
फ्रेश वाटर लेक है ओडिशा में, चिलिका लगून के बिल्कुल पास में ही है। लगभग 60 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 46 स्पीशीज ऑफ फिशेज और 48 स्पीशीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऑलरेडी हमारे वेटलैंड एटलस जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बनाई है 2010 में, उसका ही एक पार्ट बन चुकी है। अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में देखें तो ये हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है 2010 में। और ये इसके अंदर जो भी इसका डिसीजन होता है उसकी अपील जो है 6 महीने के अंदर की जा सकती है, इंक्लूडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम इसका कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जो कि 5 साल के लिए टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं की जाती है। जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करके। और लगभग 10 जो है इसके मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए जो कि जुडिशल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है। और सारे जो डिसीजंस होते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वो नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर ही दिए जाते हैं। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan. This topic is important for your governance section. So 14 states and union territories which are yet to sign a crucial memorandum of understanding with the Union Education Ministry, which mandates the implementation of Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan, they have raised some concerns. So they have raised the concern that they are required to cover 40% of the budget for this PM Usha initiative to improve the quality of higher education institutions in that is the state universities, and they are not being given any additional fund specifically to carry out the reforms which are outlined in the national education policy. So this is a grievance of the states with respect to the central government. They are saying that they are being asked to mandatorily undertake administrative, academic, accreditation and governance reforms which are detailed in the national education policy, but they are not being given any special funds for that apart from the funds which are being given under the PM Usha scheme. So what is PM Usha scheme? So Pradhan Mantri Uchtar Shiksha Abhiyan was previously called the Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan, and it is a centrally sponsored scheme. You know that in centrally sponsored schemes, 60% is contributed by the central government and 40% has to be contributed by the concerned state government. So the focus of this PM Usha is on equity initiatives and gender inclusion so that adequate opportunities for underprivileged groups can be provided. There is also focus on providing facilities to institution for upgrading the physical and digital infrastructure so that even the single stream higher educational institutions can be converted into multiple streams institutions. Okay, there is also focus on accreditation so that minimum standard can be met and maintained in education. There is also focus on information and communication technology based digital infrastructure in the form of creation of digital libraries, popularizing language learning, as well as introducing the open distance learning programs. There is also focus on collaboration between industry and academia so that higher education institutions can get linked with industry and the market to strengthen skills, innovations and employability. Okay. So the next topic is bubonic plague. This topic is important for your social issues. So China's northern region of Inner Mongolia has recently reported 2 cases of bubonic plague, and this plague is an infectious disease which is caused by a bacterium called Yersinia pestis. It can affect both humans and animals, and it is spread mainly by fleas. Bubonic plague is also known as Black Death, and there are several other types of plague which are known as septicemic plague, which happens when the infection goes all through the body. There is also pneumonic plague, which happens when the lungs get affected. So generally, the symptoms include sudden high fever, pains in the area of abdomen, arms and leg, headache, large and swollen lymph nodes, etc. And it gets spread to humans through fleas who stay on rodents and other animals. It gets transmitted between animals and humans by the bite of this infected flea, and that's why it is also called the zoonotic disease. So it can be treated and cured with antibiotics, but it can be fatal if it is not treated. So the next topic is carbon light metro travel. This topic is important for your environment section. So Delhi Metro Rail Corporation has recently unveiled a pioneering initiative called the Carbon Light Metro Travel so that passengers can be educated about the significant contribution that they are making by reducing carbon emissions just by choosing metro trains over other modes of transportation. So this will basically
educate dairy commuters to understand how they are contributing by reducing the average amount of carbon dioxide emissions by simply selecting metro as their means of transportation. So this amount of CO2 will be calculated based on the comparison to road-based motor vehicles, and this initiative will persuade commuters to choose an environment-friendly method of transportation. So it is in consonance with the Government of India's Mission Lifestyle for Environment, which is also called the Mission Life. Okay, so people who are traveling with QR based tickets and even those who are traveling with mobile tickets will be able to see the this research which is conducted by the Energy and Resources Institute of Delhi on behalf of DMRC, and this will basically inform the decrease or the in CO2 emissions which is caused by their metro travel, and the passengers would be able to see that. So, what is this Mission Life? It is basically India led global mass movement to nudge individuals and community action to protect the environment. So, it was launched by Prime Minister Modi at 26th COP26 in Glasgow in November 2021. It basically follows the pro planet people model, and it would nudge individuals to practice simple yet environmentally friendly actions. It will also enable industries and markets to respond swiftly to the changing demand, and also to influence government and industrial policy to support sustainable consumption and production. Okay, so the next topic is Aditya L1 mission. This topic is important for your science and tech section. So India's first solar mission, Aditya L1, has recently reached the spaceport in Sriharikota. It will be launched by the PSLV XL launch vehicle. It will be placed in a halo orbit around the Lagrange point 1 of the Sun's Earth system, which is about 1.5 million kilometers away from the Earth. So the major advantage of putting Aditya L1 at Lagrange 1 point basically is that it would enable the mission to continuously view the sun without any occultation or eclipses. So it will carry about 7 payloads which will observe the photosphere, chromosphere, and the outermost layer of the sun, that is the corona, and it will be helping us to understand the drivers for space weather, like its origin, composition, and dynamics of solar wind, and it will also help us to identify the sequence of the processes which occur at multiple layers, like at chromosphere, base, or even at extended corona, and which all eventually leads us to solar eruptive events. So what are these Lagrange points? Basically, these are the locations between two major planetary bodies, and it is the location where the gravitational pull of these two large bodies counteract each other to form a point of equilibrium. So basically, if you place any object here, it can maintain a relatively constant position relative to the larger bodies, and it would not require much fuel to stay there. Okay, so that's why this is the advantage. Apart from that, it also gives this L1 point also gives us a clear view of the sun all the time without any occultation or eclipse. So the next topic is stereo spacecraft. This topic is important for your science and tech section. NASA's Solar Terrestrial Relations Observatory spacecraft has made its first Earth flyby nearly 17 years after its launch. So this pair, Stereo A and Stereo B, was launched in 2006, which is and it is having the major goal of delivering the first ever stereoscopic view of our sun. So these are placed at 180-degree separation in the orbits, and they are giving the stereo A and B basically are giving us the full sphere of image of the sun. So the images shared by this stereo A are synthesized by NASA and European space agencies as SOHO and SDO observatories. So this basically allows the scientists to understand how a coronal mass ejections affects or evolves the magnetic field of the Earth. So the next topic is Yelagiri hut shelters. This topic is important for your social issues. So more than 2 centuries ago, over 200 Malayali tribes people they built traditional clay huts on the flat peak of Yelagiri Hill, which is now in northern Tamil Nadu. So these Malayali tribes people they settled in upper Nilavur region of Yelagiri, and they constructed simple one-room structures which measured 16
into 22 feet. So these were made of dry bamboo leaves, and the roof was waxed with cow dung so as to prevent it from leaking during the monsoon season. These huts were meant for people to live initially, but eventually they turned out to be storage space. Okay, so who are these Malayali people? So they are this Malai means hill and Yali means people. So they are basically people of Tamil Nadu's hilly region. They are not any ancient hill tribe specifically, but they are Tamil speaking people who have migrated from the plains to the hills. So the next topic is Tampara Lake. This topic is again important for your environment section. Recently, National Green Tribunal Eastern Zone has directed Odisha government not to go ahead with illegal construction in and around Tampara Lake, which is one of the largest freshwater lakes in the state of Odisha, and it is nearby the Chilika Lagoon. It supports at least 60 species of birds, 46 species of fishes, and at least 48 species of phytoplanktons. Okay, so it was also placed in the wetland atlas, which was prepared by the Ministry of Environment in the year 2010. What is National Green Tribunal? It has been established under the National Green Tribunal Act of 2010, and um, and New Delhi is the principal seat of the tribunal, while there are other four places of sitting of the tribunal also, and the appeals made against the decision of NGT can be made within 6 months of the filing of the same. And uh, what is the composition of this tribunal? The tribunal comprises of the chairperson, judicial members, and expert members. They shall hold office for a term of 5 years, and they are of course not re-eligible for eligible for reappointment. And chairperson is appointed by the central government in consultation with the Chief Justice of India. It should have at least 10 members and a maximum of 20 full-time judicial members and expert members in the tribunal. So apart from following the laws which that is the Air Pollution and Water Pollution Act, etc., including the Environment Protection Act, NGT has to follow the has to follow the principles of natural justice also while delivering its verdicts. Okay, so these were our topics for today. Once again, a very happy Independence Day to all of you. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.